मिडल ईस्ट की धरती एक बार फिर युद्ध की आग में झुलस रही है। ईरान और इजराइल, दो ऐसे दुश्मन जिनकी दुश्मनी बहुत पुरानी है, अब सीधे सीधे आमने सामने हैं और उनके साथ दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें भी इस जंग में खिंचती चली आ रही हैं। यह सिर्फ एक लोकल लड़ाई नहीं है, ये एक ऐसी चिंगारी है जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। तो इस जंग की औपचारिक शुरुआत हुई इन शब्दों के साथ। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान सिर्फ अमेरिकी इरादों को ही साफ नहीं करता, बल्कि यह भी दिखाता है कि इस लड़ाई को सिर्फ एक क्षेत्रीय विवाद की तरह नहीं देखा जा रहा। ये तो ईरान के भविष्य को बदलने और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमेशा के लिए खत्म करने की एक कोशिश है। और फिर वो घटना घटी जिसने इस पूरे टकराव को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ दे दिया। फरवरी 2026 में एक टारगेटेड हमले में ईरान के सबसे बड़े नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की हत्या कर दी गई। बस इस एक घटना ने दशकों से सुलग रही दुश्मनी को एक फुल फ्लेश्ड वॉर में बदल दिया। लेकिन सवाल यह है कि हालात यहां तक पहुंचे कैसे? देखिए, ये दुश्मनी कोई रातों रात पैदा नहीं हुई। इसकी जड़ें इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं। एक वक्त था जब ईरान और इजराइल दोस्त हुआ करते थे, लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। अब इस टाइमलाइन में जो बात वाकई समझने वाली है वो है इस दुश्मनी का पूरा सफर। 1979 में ईरान की इस्लामिक क्रांति ने सब कुछ पलट कर रख दिया। नए शासन ने अमेरिका को ग्रेट सैटन और इजराइल को लिटिल सैटन कहना शुरू कर दिया, और बस यहीं से दशकों पुरानी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। फिर 2000 के दशक में ईरान के सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम ने टेंशन और बढ़ा दी। हाँ, 2015 के न्यूक्लियर डील से कुछ उम्मीद जगी थी, पर 2018 में जब अमेरिका उससे हट गया तो ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट और तेज कर दिया। ये वही प्रोसेस है जिससे न्यूक्लियर हथियार के लिए फ्यूल बनता है। और फिर आया जून 2025, जब इजराइल ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च किया और ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले किए, जिसमें बाद में अमेरिका भी शामिल हो गया। तो चलिए अब वापस आते हैं मौजूदा हालात पर। 2025 के उन हमलों के बाद 2026 में ये टकराव एक ऐसे महायुद्ध में बदल गया जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख दिया। इस लड़ाई में दोनों तरफ से अपनी अपनी मिलिट्री कार्रवाइयों को खास नाम दिए गए हैं। अमेरिका और इजराइल का अभियान है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और लायंस रोर, जिसका सीधा मकसद है ईरान के टॉप लीडरशिप को खत्म करना। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अपनी जवाबी कार्रवाई को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 नाम दिया है, जिसका निशाना इजराइल, अमेरिकी ठिकाने और उनके सहयोगी देश हैं। ये सिर्फ कोड नेम नहीं है, ये अपने आप में एक मैसेज है। तो असल में हुआ क्या? अमेरिका और इजराइल का हमला बहुत ही जबरदस्त था। उनका लक्ष्य सिर्फ मिलिट्री ठिकानों को तबाह करना नहीं था, बल्कि ईरान की पूरी सरकार को ही लीडरलेस कर देना था, उसे अंदर से कमजोर करना था। इस हमले में सुप्रीम लीडर अली खामेनेई, डिफेंस मिनिस्टर और आईआरजीसी के टॉप कमांडरों को निशाना बनाकर मार दिया गया। इसके अलावा फोर्डो, नतांज और इस्फहान जैसे बड़े न्यूक्लियर ठिकानों, मिसाइल बनाने वाले सेंटर्स और खर्ग आइलैंड पर मौजूद तेल टर्मिनल को भी बर्बाद कर दिया गया। इस हमले का स्केल कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप सिर्फ इस एक नंबर से लगा सकते हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के अंदर 1700 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया। मतलब ये एक बहुत ही बड़ा और विनाशकारी हमला था। अब जाहिर है ईरान चुप तो बैठने वाला नहीं था। उसने इसका जवाब फौरन और पूरे इलाके में फैला कर दिया। उसकी स्ट्रेटेजी थी कि अमेरिका और इजराइल के साथ साथ उनके सहयोगी देशों को भी निशाना बनाया जाए, ताकि उन पर जंग से दूर रहने का प्रेशर बने। मिसाइल और ड्रोन हमलों से इजराइल के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। साथ ही बहरीन, कतर, यूएई, कुवैत और सऊदी अरब में अमरीकी मिलिट्री बेस और एम्बेसीज पर भी हमला किया गया। यहां तक कि सऊदी अरब और कतर में एनर्जी प्लांट्स और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज़ों को भी नहीं बख्शा गया। और हर जंग की तरह इसकी सबसे भारी कीमत आम इंसान चुकाते हैं। लड़ाई के शुरुआती दिनों में ही ईरान में 555 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें मीनाप के एक स्कूल पर हुए हवाई हमले में 175 मासूम शामिल थे। इजराइल में 11 से ज्यादा मौतें हुईं, जबकि 4 अमेरिकी और 4 दूसरे खाड़ी देशों के नागरिक भी मारे गए। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये तबाह हुए परिवारों की कहानियां हैं। इस जंग का असर सिर्फ लड़ाई के मैदान तक ही नहीं रुका है। इसकी वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक बड़े संकट में फंस गई है। लेकिन ये हुआ कैसे? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये मैप अपने आप में पूरी कहानी कह देता है कि ये लड़ाई इतनी अहम क्यों है। ईरान ठीक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बैठा है, जो दुनिया की सबसे जरूरी एनर्जी सप्लाई लाइन है।
दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा तेल और गैस यहीं से पाता है। इसे ऐसे समझिए, दुनिया भर में जितना भी तेल इस्तेमाल होता है उसका लगभग 20% हर दिन इसी पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। इसका मतलब साफ है, अगर ये रास्ता बंद होता है तो पूरी दुनिया में एनर्जी का संकट खड़ा हो जाएगा। और इसका असर तेल की कीमतों पर तो तुरंत दिखने लगा। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, अगर ये रास्ता कुछ समय के लिए भी बंद होता है तो तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं, और अगर ये लंबे समय तक बंद रहा तो कीमतें $120 प्रति बैरल से भी ऊपर जा सकती हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ तेल की नहीं है। इस जंग ने एक इकोनॉमिक डोमिनो इफेक्ट शुरू कर दिया है। पूरी दुनिया की सप्लाई चेन्स टूट गई हैं। दुबई और अबू धाबी के शेयर बाजारों को ट्रेडिंग रोकनी पड़ी। लोग डर के मारे अपना पैसा सोने में लगा रहे हैं, जिससे सोने की कीमतें बढ़ गई हैं। कतर ने गैस एक्सपोर्ट रोका तो यूरोप में गैस की कीमतें 40% तक उछल गईं। मतलब पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ने का डर एक बार फिर सच होता दिख रहा है। इस लड़ाई ने दुनिया को जियोपॉलिटिकल तौर पर भी दो खेमों में बांट दिया है। यूनाइटेड नेशंस में रूस और चीन ने इन हमलों की निंदा की है, जबकि अमेरिका अपने वेस्टर्न और अरब सहयोगियों को एक साथ ला रहा है। ये टकराव दुनिया के ध्रुवीकरण को और गहरा कर रहा है, जिससे भविष्य में शांति की कोई भी कोशिश और मुश्किल हो जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। भविष्य पूरी तरह अनिश्चित है और दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ है। बाजार के अनुमानों पर बना ये चार्ट हमें कुछ आइडिया देता है। सिर्फ 28% चांस है कि एक हफ्ते के अंदर सीज फायर हो जाएगा। वहीं 35% संभावना इस बात की है कि ये लड़ाई 1 महीने से भी ज्यादा चलेगी। ये दिखाता है कि एक लंबे और विनाशकारी युद्ध का खतरा कितना असली है। तो आगे के 3 रास्ते हो सकते हैं। पहला, एक लंबा क्षेत्रीय युद्ध जिसमें हिजबुल्लाह जैसे और भी ग्रुप्स शामिल हो सकते हैं, जो एक बड़ी तबाही ला सकता है। दूसरा, एक नाजुक सा सीज फायर जहां इंटरनेशनल प्रेशर में लड़ाई तो रुक जाएगी लेकिन टेंशन बनी रहेगी। और तीसरा, एक नई बातचीत जहां इतनी तबाही के बाद दोनों पक्ष फिर से बातचीत की मेज पर आने को मजबूर होंगे, लेकिन इस बार हालात कहीं ज्यादा खराब होंगे। और अंत में हम इस विश्लेषण को इसी एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या मिडिल ईस्ट में लगी ये आग एक नए वर्ल्ड वॉर की लपटों में बदल जाएगी? इसका जवाब तो भविष्य ही देगा। लेकिन एक बात तो तय है, पूरी दुनिया सांस रोके हुए देख रही है।